हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किसके पार्ट 1 के। आपका ये विकास का चैप्टर है, विकास, जो कि एक इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, विकास। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आपका देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न है। बहुवैकल्पिक प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसका आंसर आपको चुनना होता है। ठीक है, तो ये 1 नंबर वाले में आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, 1 अंक वाले हैं ये। तो देश के प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करने के निकाली जा सकती। किसकी गणना करके हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं किसी भी देश का? तो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। व्यक्ति की कुल आय, देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत, नेक्स्ट है देश का कुल निर्यात। तो किससे आप देश की प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हो? तो हम लोगों ने पढ़ा है विकास वाले चैप्टर में कि देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकल सकती है। तो देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। ठीक है, तो आपको टोटल पॉपुलेशन में से ये जो राष्ट्र की जो आय है उसको आपको विभाजित कर देना है, तो आपका प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्यों कम है? ये सवाल है कि केरल में जो शिशु मृत्यु दर कम है क्यों है? ऑप्शंस देखिए, यहाँ की जलवायविक स्थितियां अच्छी है, जलवायविक स्थितियां अच्छी है इसलिए पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा का प्रबंधन है, यहाँ निवल नामांकन अनुपात कम है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, इसमें से आंसर आपका सही है। यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध है। किसी भी जगह पर अगर शिक्षा सेवा उपलब्ध हो, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, तो क्या होगा कि वहां की जो मृत्यु दर है वो कम होगी। मृत्यु दर कम कैसे होगी? तो क्योंकि वहां पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तभी वहां की मृत्यु दर कम होगी। ठीक है, लोगों में शिक्षा होगा, है ना, शिक्षा की सुविधा होगी, लोग जानकार होंगे, तो वहां की मृत्यु दर, जो शिशु मृत्यु दर है वो कम होगी। तो केरल में ये, इससे आपका 2 क्वेश्चन बन गया। एक पहला कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और दूसरा सवाल ये भी बन सकता है कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो कह रहा है कि पहला पॉइंट है 7 वर्ष और उससे आयु के लोग में साक्षर जनसंख्या, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या, एवं 4th में है 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। तो शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो हम लोगों के बुक में दिया हुआ है कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। ठीक है, तो यही आपका शिशु मृत्यु दर है कि कितने बच्चे, 1000 बच्चे में से कितने बच्चे मर गए हैं, उनका जो अनुपात होगा वही आपका शिशु मृत्यु दर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4th क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इस वाले में, मैं बोल भी रही थी आप लोगों को कि आपका ये 2 क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसमें आप आंसर कर सकते हो इजीली। तो केरल राज्य जो है जहां सबसे कम है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देश में किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? तो किसका मानव सूचकांक जो है भारत से अधिक है? तो आंसर है आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। तो श्रीलंका का जो है आपका विकास मानव सूचकांक भारत से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे राज्य समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बोल रहा है कि हमारे जो विभिन्न मतलब वर्ग के लोग रहते हैं, तो हमारे समाज में जो विभिन्न वर्गों में विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो शक्ति से, लोकतांत्रिक
राजनीतिक प्रक्रिया से, हिंसक प्रदर्शन से, आतंक से। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो आतंक से तो होगा नहीं, शक्ति पावर का भी यूज करके नहीं हो सकता है, हिंसक प्रदर्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन बन गया। लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा हमारा समाज में क्या हो सकता है? विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीडीपी का अर्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में आपको आना चाहिए कि जीडीपी क्या है और जीडीपी का आपका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये इंग्लिश में, तो सकल घरेलू उत्पाद इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? अगर एक देश की तुलना की जाए तो किस बेसिस पे, किस आधार पर देश की तुलना की जा सकती है? संसाधन की दृष्टि से, संख्या, न संख्या, औसत आय, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर होगा औसत आय। औसत आय से हम लोग किसी भी देश की तुलना कर सकते हैं कि किस देश की आय कैसी है। आपके बुक में एक दिया भी है एग्जाम्पल, ए और बी करके दो देश हैं, उसमें दोनों का 50,000 रुपए जो है प्रति वर्ष है। इस तरह का कुछ एग्जाम्पल दिया है, जिसमें क्या होता है कि एक में सारे लोगों का आय बहुत कम है, लास्ट वाले का आय बहुत ज्यादा है, और एक में बराबर लगभग 10,000 के लगभग में सबका आय है। तो हम लोग जब भी किसी देश की औसत आय निकालते तो हम लोगों की उस देश की कंडीशन भी पता चलती है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी देश की तुलना कैसे कर सकते हैं? विकास की तुलना का आधार क्या होगा कि हम लोगों को औसत आय निकालना होगा। ठीक है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? ये सवाल फिर से सेम सवाल है, अभी इसको दूसरे तरीके से पूछ रहा है कि किसी भी देश की जब हम लोग राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से अगर भाग दे दे तो क्या आएगा? तो प्रति व्यक्ति आय आएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। नेक्स्ट, किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो कह रहा है कि किसी देश की जो विकास है वो किस पर आधारित होती है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोग का स्वास्थ्य स्तर, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन है? पहले हम लोगों ने देखा कि पड़ोसी देश कौन था, तो पड़ोसी देश श्रीलंका था। अभी कह रहा है कि कौन सा राज्य है, ठीक है, सर्वाधिक मानव विकास का राज्य कौन सा है? ठीक है ना, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन देखिए, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आंसर क्या होगा? केरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरण संसाधन है? ये जब मैं संसाधन वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी बताया था आप लोगों को संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो गैर नवी संसाधन क्या होता है? गैर नवीकरण संसाधन तो जिसको बहुत टाइम लगता है ना, बहुत टाइम के बाद वो क्या होती है? फिर से बनता है। जैसे कि आपका जो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे वन, जल, खनिज तेल, वायु ऊर्जा, तो ये आपका आंसर है खनिज तेल। खनिज तेल को बनने में हजारों साल लगते हैं, तो ये गैर नवीकरण संसाधन है। ठीक है, आप एक बार उसका प्रयोग कर लोगे तो उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और नवीकरण संसाधन क्या होता है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन में फिर से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा? अगर किसी देश को हम लोगों को आंकना है, उसका विकास को कि कैसा विकास चल रहा है, ठीक है, यूएनडीपी के अनुसार, ठीक है, यूएनडीपी के अनुसार अगर हम लोगों को किसी देश को पता लगाना है कि उसमें विकास का दर क्या है, ठीक है, तो कैसे पता लगाया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय से, लोगों की शिक्षा का स्तर से, लोगों का स्वास्थ्य स्तर से, और उपरोक्त सभी से। तो सारे ऑप्शंस वैलिड है, तो उपरोक्त सभी से हम लोगों को कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे कि अगर प्रति व्यक्ति आय ठीक रहेगा, ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय सबका एक समान आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, लोगों का जो शिक्षा स्तर है वो अच्छा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी है, तो इसका क्या होगा कि उसमें वो एक अच्छा देश कहलाएगा। अगर इन सब में उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहेगा, मृत्यु दर बहुत ज्यादा रहेगी, तो इससे क्या होगा कि उस देश का विकास कम अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था। ठीक है।